गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस एनर्जी की वजह से क्या क्या हीटिंग इफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अंडरस्टूड? ओके, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पावर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ेंगे, सही, साथ में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, ओके, उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अंडरस्टूड? तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा और न्यू कॉन्सेप्ट बिल्ड करिएगा, सो दैट कि फाइनल एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। अंडरस्टूड? आगे बढ़े? फाइन, वेरी गुड। नाउ करते हैं स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मेन इफेक्ट है, वन ऑफ द मेन इफेक्ट, दैट इज द हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी कहां पर हम हीट यूज एज ए हीटिंग यूज करते हैं? जैसे हमें कपड़ों पर प्रेस करनी है, ठीक है, आयरनिंग करनी है कपड़ों की, तो हम क्या करेंगे, हमें हीट एनर्जी चाहिए वहां पर। उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करेंगे जिसको हम आयरन बोलते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से हम हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हीट गेन करते हैं और उस हीट का यूज हम अपने स्पेसिफाइड यूज के लिए करेंगे। फाइन, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसको किसने दिया था? जूल नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, to this law, heat developed या heat produced through a resistor R, रजिस्टर R, ठीक है, कि एक रजिस्टर है, डायग्राम बना देते हैं। इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है V। एक्स और वाई पॉइंट के बीच में ये रजिस्टर कनेक्टेड है, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I। ठीक है, तो एक ही रजिस्टर है, तो सारा पोटेंशियल क्या होगा? इस R रजिस्टर को मिलने वाला है। अंडरस्टूड? सो सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस जाएगा V। अंडरस्टूड? अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए? फॉर टाइम t। कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर से? टाइम t के लिए। अंडरस्टूड? तो जो हीट डेवलप होगी वो हीट डेवलप कितनी होगी? R is first directly proportional to square of current, स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ करंट का मतलब क्या है कि जो हीट डेवलप है जिसको मैं H लिख रहा हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के। ओके, सो ये कैसे पता चला? जूल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए और ये
ऑब्जर्वेशन वहां से ली है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। ओके, तो उन्हीं ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे लिख रहे हैं हम। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। फिर उन्होंने क्या देखा कि इसकी डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस के ऊपर भी है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो हीट डेवलप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर इसको मैं नोटेशन फॉर्म में लिखूं तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, एंड और किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टाइम ऑफ हीट फ्लो, टाइम ऑफ सॉरी करंट फ्लो, टाइम ऑफ करंट फ्लो, कि करंट कितने टाइम के लिए फ्लो है। ओके, सो दैट इज H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम T, ठीक है, उसको T से डिनोट कर रहे हैं। ओके, सारे इन सबको अगर कनेक्ट करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, सभी को कनेक्ट करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, जूल्स लो ने जूल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, तो उसका जो डायग्राम है वो यहां पे बनाया हुआ है। डायग्राम कैसा है मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, उन्होंने यहां पर एक एपरेटस लिया है जिसमें क्या कनेक्टेड है, एक रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है, जिसको हीटिंग कोइल बोला है, जिससे हीट डेवलप होगी। ये रजिस्टर है R। ओके, यहां पर पास में क्या है, इसके अराउंड वाटर फील्ड है, इसके अराउंड क्या है, वाटर फील्ड है, और ये पूरा यहां पर एक इंसुलेटेड लीड यानी ढक्कन लगा हुआ है, मींस जो भी हीट डेवलप होगी वो बाहर नहीं जाएगी, जो भी हीट डेवलप होगी वो बाहर नहीं जाएगी। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा, ये पूरा सर्किट बना हुआ है, जब करंट फ्लो होगा तो करंट से क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। जो हीट जनरेट होगी वो किसको मिलेगी, आसपास सराउंडिंग में जो वाटर है उस वाटर को हीट मिलेगी, और वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। उस टेम्परेचर को हम इस थर्मोमीटर से क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। और जब टेम्परेचर मेजर हो जाएगा कि जब आपने करंट फ्लो नहीं किया तब का टेम्परेचर कितना है, और कुछ टाइम के लिए आपने हीट फ्लो करी तब टेम्परेचर कितना हो गया इस वाटर का, ओके, वो दोनों टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे। अब टेम्परेचर अगर हमें पता है, ठीक है, कितना वाटर है उसका अमाउंट अगर हमें पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हीट वाटर ने एब्जॉर्ब करी। इसके बाहर हीट नहीं गई, जितनी हीट डेवलप हुई किसने एब्जॉर्ब करी, वाटर ने। अंडरस्टूड। तो टेम्परेचर की हेल्प से और इसके वाटर का अमाउंट की हेल्प से वो हीट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वो हीट कैलकुलेट करी वो कितनी होगी, वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, करंट, रेजिस्टेंस, ओके, टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए हीट प्रोड्यूस हो रही है, मींस करंट फ्लो की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए और कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, करंट, रेजिस्टेंस यानी जो कॉइल का रेजिस्टेंस है, और टाइम ड्यूरेशन, और टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। और कैसे डिपेंड कर रही है, वो जो अभी हमने लिखा कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। मींस अगर करंट को आपने 2 टाइम्स किया तो हीट डेवलप कितने टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर। 3 टाइम्स किया तो 9 टाइम्स हो जाती है, यानी 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से। ओके, तो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो हीट डेवलप है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट डेवलप जो है वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस रेजिस्टेंस को 5 टाइम्स किया तो हीट डेवलप भी कितने टाइम्स बढ़ गई, 5 टाइम्स। तो यहां से पता चला हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया कि पहले 1 मिनट तक करंट फ्लो करवाया और हीट डेवलप करी, वो कैलकुलेट करी, और फिर टाइम को 2 सेकेंड तक बढ़ाया और फिर हीट डेवलप
जो हुई उसको कैलकुलेट किया, तो 1 सेकंड में जितनी हीट डेवलप हुई और 2 सेकंड में जो हीट डेवलप हुई वो क्या है, डबल है, कि 1 सेकंड में जितनी है उससे डबल 2 सेकंड में। अगर 5 सेकंड में कैलकुलेट करें तो कितना है, 5 टाइम्स। तो यहां से पता चला हीट डेवलप टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टूड? तो ये ऑब्जर्वेशन लिए, तो इन ऑब्जर्वेशन को हमने यहां पे लिखा। इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं इन सबको, इन सारे ऑब्जर्वेशन को क्या कर रहे हैं हम, कंबाइनिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारे ऑब्जर्वेशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो सारे ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर आर टी के। ओके, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के, कांस्टेंट को हमने लिखा के। तो एसआई सिस्टम में इस के की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, इन एसआई सिस्टम। ओके, तो के की वैल्यू को 1 रख दो तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर। तो हीट डेवलप का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, आई स्क्वायर आर टी। अंडरस्टूड? तो अगर मुझे करंट पता है, किस रजिस्टर से फ्लो हो रही है, उस रजिस्टेंस की वैल्यू पता है, कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, अगर वो पता है तो मैं हीट डेवलप कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले की कुछ अदर फॉर्म भी है, अदर फॉर्म। ठीक है, अदर फॉर्म कैसे, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। एच, आई को रिप्लेस कर दो ओम्स लॉ से, आई इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय आर स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहां से क्या बनेगा, इसका भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आर का भी स्क्वायर, इधर आर इंटू टी, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आर से आर यहां पे कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहां पर, वी स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, सो ये एक अदर फॉर्मूला है हीट डेवलप का। ठीक है, इसी से बना है, इसी फॉर्मूले से ये बना है। और भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, और भी फॉर्मूला बन सकता है, कैसे, इसी फॉर्मूले में, इसी में मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने आई को रिप्लेस किया था, अब मैं आर को रिप्लेस कर रहा हूं, तो आई स्क्वायर एज इट इज, आर को रिप्लेस किया तो आर इक्वल्स टू क्या, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, V बाय आई इंटू टी। वापस यहां से एक आई से ये स्क्वायर वाला कैंसिल आउट, क्या बचेगा, इधर से आई और V और T, तो मैं इसको लिख सकता हूं VIT। ठीक है, एक V बचा, एक I बचा और एक T बचा, VIT। तो एक हमारा अलग फॉर्मूला बन गया VIT। ठीक है, VIT। अब देखो एक और फॉर्मूला लिखते हैं। हमें पता है करंट की डेफिनेशन से, करंट की डेफिनेशन से क्या पता है कि करंट इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय टी। तो Q क्या होगा, I इंटू टी, आई इंटू टी। ठीक है, I इंटू टी। सो अगर मैं इधर I इंटू टी जो है उसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, I इंटू टी को क्या लिख सकता हूं, Q के इक्वल, तो H जो होगा वो क्या होगा, V इंटू Q। ठीक है, ये भी हीट डेवलप का एक फॉर्मूला है। आगे बात समझ में। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग हीट डेवलप व्हेन करंट फ्लोइंग इज थ्रू द रेजिस्टर। फाइन, सो दीज आर द फॉर्मूलाज। ओके, एक हम पॉइंट नोट करेंगे। अब देखो ये जो हीट डेवलप हुई, जैसे अभी हमने यहां पर देखा कि जब करंट फ्लो हो रहा था तो वो हीट डेवलप हो रही थी किसमें, हीट एनर्जी में। जो करंट फ्लो की वजह से जो हीट डेवलप हुई वो हीट एनर्जी की फॉर्म में आई, क्योंकि हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो हीट एनर्जी मींस जो हीट एनर्जी डेवलप हुई, तो यहां पर कौन सी एनर्जी थी करंट फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में। ओके, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी थी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी ही हीट में कन्वर्ट हुई। फॉर्मूला जो फॉर्मूला जो बना कि हीट एनर्जी जो डेवलप हुई वो किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही डेवलप हुई है। ओके, तो जो फॉर्मूले हमने हीट एनर्जी के लिए निकाले हैं ये सारे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी है, क्योंकि हीट एनर्जी किससे प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में क्या होंगे? इक्वल। यस और नो? ओके, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में इक्वल होंगे। सो नोट में यही लिखेंगे, सिंस हीट एनर्जी is produced from electricity या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो हीट एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से? पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने देखा, चार्ज फ्लो की वजह से। चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो की वजह से जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं। चार्ज फ्लो की वजह से जो एनर्जी है उसको बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और चार्ज को फ्लो करवाने में क्या चाहिए? वर्क। जो कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो? यही तो पढ़ा हमने कि चार्ज को फ्लो करवाने में कौन वर्क करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये वर्क डन के भी इक्वल होगी। वर्क डन टू मूव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से आ रही है? वर्क की वजह से। तो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क डन तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं वो कि ये V इंटू क्यू फॉर्मूला आया, और पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या होता है? पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या होता है? V इक्वल्स टू W बाय क्यू। सो W इक्वल्स टू क्या होगा? V इंटू क्यू। ये सो V इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं? W। तो हीट एनर्जी किसके? वर्क डन के भी इक्वल है। ओके, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन से लिखा हमने। फाइन। सो ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क डन टू मूव चार्ज। क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको कहां अप्लाई करेंगे? कि जब भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी कन्वर्ट करना होगी, जहां जहां हम यूज कर सकते हैं, जहां जहां हमें जरूरत होगी, वहां पर हम इस लॉ का यूज करेंगे। तो कहां पर? फर्स्ट इन आयरनिंग क्लोथ्स, ठीक है, वहां पे हमें हीट एनर्जी चाहिए। ठीक है, प्रेस करने के लिए, कपड़ों की प्रेस करने के लिए क्या चाहिए? हीट एनर्जी। तो इन आयरनिंग क्लोथ्स। और क्या चाहिए? बेकरी में चाहिए, क्योंकि ओवन जहां पे जो भी आइटम्स हैं, ठीक है, जैसे बेक समोसा है तो उनको गर्म रखने के लिए क्या चाहिए? ओवन लगता है। और ओवन में क्या चाहिए? हीट। ओके, तो इन ओवन। ठीक है, और कहा? इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी कैसे आ रही है? क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट है वो हीटिंग की वजह से क्या होता है? ग्लो करता है, और ग्लो से स्केटरिंग करके हम लाइट एनर्जी जनरेट करते हैं। ओके, सो इन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। ओके, तो यहां पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्या है? यूज है। ओके, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? हीट एनर्जी में। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं।
ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करना है, ठीक है। ऑलरेडी वैसे हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। तो चार्ज के फ्लो की वजह से जो एनर्जी है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं मतलब कौन करवा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले जा रहा है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। अंडरस्टूड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसी डिफाइंड है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to move charge from one point to another point, one point to another point in conductor, another point in conductor, in conductor is equal to electrical energy, is equal to electrical energy, ठीक है। चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, चार्ज फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। और वर्क जो हो रहा है वही वर्क को हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फास्ट मूव हो रहा है, तो मोशन की वजह से एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, मूवमेंट मींस वर्क, और वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। सिंपली 9th क्लास में आपने ये पढ़ा है। सिंपली उसी तरीके से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज के फ्लो होने की वजह से वर्क हो रहा है, और वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अंडरस्टूड। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। नोट में भी लिखा है ऐसे हमने। सो यहां से इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी। 1 जूल ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे हम, ठीक है। 1 जूल ऑफ एनर्जी किसको हम बोलेंगे। फाइन, ओके। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या है, V इंटू क्यू, ओके। तो और ये W किसके इक्वल है, एनर्जी के। तो एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, ठीक है। या तो इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। कि अगर कोई रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 1 ओम, उससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड। तो अगर ये सारे 1 कर दूं तो एज भी क्या आ जाएगा, 1 जूल, ठीक है। करंट, रेजिस्टेंस और टाइम तीनों की वैल्यू 1 रख दूं मैं, तो एज क्या आ जाएगा, 1 जूल। और इसी एज के इक्वल क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चाहे इस फॉर्म से डेफिनेशन लिखो या इस फॉर्म से, आप चाहे जिससे लिख सकते हैं। तो हम जो प्रीफर कर रहे हैं वो ये वाला फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी या 1 जूल ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे, ठीक है। तो इफ 1 एम्पियर करंट is flowing through 1 ohm resistor, through 1 ohm resistor, 1 ohm resistor in 1 second, in 1 second, then heat developed through resistor is called 1 joule, ठीक है, is called 1 joule
हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी इक्वल है, सो ब्रैकेट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट, 1 जूल। ठीक, तो तीनों को 1 1 रख दिया, तो फॉर्मूले में रखोगे तो आपको 1 जूल मिल जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, 1 जूल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, डिफाइन 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट एनर्जी इसको बोलते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि हमारे यहाँ पर 50 यूनिट बिजली का बिल बना, मतलब जो अमाउंट बना वो किसके बेसिस पर, 50 यूनिट का बिजली का बिल बना। ओके, किसी का 100 बनता है, किसी का 500, किसी का 1000, इस तरीके से यूनिट्स बनती है, और यूनिट के बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी और आपका बिल, बिजली का बिल कितना आने वाला है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यूनिट, कि कितना यूनिट बिजली का बिल। तो यूनिट, 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 किलोवाट के। ठीक है, 1 किलोवाट आवर के, 1 किलोवाट आवर के। अंडरस्टूड? यहां पर वोट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बस केवल इंट्रो कर रहा हूं, बाकी तो हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो वोट जो है वो होता है पावर की यूनिट होती है, और पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, तो इसकी डेफिनेशन में यूज में आएगा, तो मैंने यहां पर आपको बता दिया। क्लियर? अब लिखते हैं 1 किलोवाट आवर को हम डिफाइन करते हैं। ठीक, 1 किलोवाट आवर, देखो कितना है, 1 किलोवाट आवर। 1 को मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, किलो मतलब, किलो का मतलब होता है 1000। जैसे बोलते हैं ना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। तो वहां पे जो किलो है उसका मीनिंग क्या है, 1000। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स होते हैं, फिजिक्स में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है इसके बारे में। सो किलो का मतलब 1000। वोट, वोट किसकी यूनिट है, इसकी पावर की यूनिट क्या है, वोट। और ये किसके इक्वल है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो यहां पे पुट कर दो कि वोट को क्या लिख रहा हूं मैं, जूल पर सेकेंड। ये आर, आर मीन्स 1 आवर। ओके, तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। कैसे पता, तो हमें पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3600 सेकेंड, जो कि यहां पे लिखा है। अब देखो, इधर इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल आउट, तो बचा क्या, इधर ये बचा 36, और कितने जीरो है यहां पर, 3 जीरो यहां पर और 2 जीरो यहां पर, तो कितने जीरो हो गए, 5 जीरो, मीन्स 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है किसी भी नंबर, बड़े नंबर को, तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, कि यहां पे जो भी लिखा है वो डेसिमल नंबर में होना चाहिए, और डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट होनी चाहिए। तो मुझे यहां पे डेसिमल लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाने के लिए 10 से डिवाइड कर दूं, लेकिन 10 से अपनी मर्जी से डिवाइड किया तो क्या होगा, ये इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, सो अगर 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो 10 से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस रख सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3.6, और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर 5 जीरो है, एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो 10 टू द पावर 6, और ये यहां पे क्या बच रहा है, जूल, जूल बच रहा है, सेकेंड तो खत्म हो गया, तो जूल। तो 1 किलोवाट आवर का जूल से क्या रिलेशन है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।
ओके, ये रिलेशन है आपका 1 किलोवाट आवर और जूल का। फाइन, तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल, और ये जो 1 किलोवाट आवर है इसी को बोलते हैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, मींस अगर आपके घर में इतनी एनर्जी यूज हुई है तो मीटर कितना यूनिट दिखाएगा? 1 यूनिट। अंडरस्टूड? अगर इसके 100 टाइम्स एनर्जी यूज करी तो मीटर कितनी यूनिट दिखाएगा? 100 यूनिट। ओके, तो इसी को बोलते हैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? आगे बढ़े? ओके, नेक्स्ट है, जैसे ये यहां पर यूनिट दिखाएगा लाइक दिस। ओके, तो जो यूनिट दिखाता है वो कितना एनर्जी आपने कंज्यूम करी उसके बेसिस पर, और 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है वो हमने अभी देख ली। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिकल पावर, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या बताता है, जैसे मान लीजिए कि 10 वोल्ट का बल्ब है, 10 वोल्ट का बल्ब है, तो 10 वोल्ट का बल्ब क्या करेगा कि अगर मैं 1 सेकेंड तक इस बल्ब को ऑन करके रखूं तो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितना करेगा? 10 जूल। ओके, मींस अगर मान लीजिए इसी तरीके से 100 वोल्ट का बल्ब हुआ तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो? 100 जूल एनर्जी। इसी तरीके से 50 का हुआ तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 50 एनर्जी। तो पावर क्या बताता है? पावर बताता है कि 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो अगर एग्जांपल के लिए लिखूं कि 10 सेकेंड में अगर 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एग्जांपल के लिए, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 10 सेकेंड में इतनी है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? तो निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 10 जूल। ओके, तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको बताता है इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो यहां से निकाला क्या आपने? ये एनर्जी, ये जो टोटल एनर्जी है उसमें किससे डिवाइड किया? इस 10 से डिवाइड किया। 10 क्या है? टाइम। तो एनर्जी को, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी उसमें टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? पावर। ओके, तो पावर इसी तरीके से डिफाइन है। कैसे? रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, कंजम्पशन। ओके, TIO इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मींस रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो उसमें क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसी तरीके से रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे? एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, इसको यहां से हटा रहा हूं मैं, ये दैट इज, इधर लिख दे, तो दैट इज पावर इक्वल्स टू क्या होगा? एनर्जी अपॉन टाइम। ये ओके, ऐसा यूनिट के बारे में बात करें अगर इसकी, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, वॉट, और इसको W से डिनोट करते हैं, वॉट। क्लियर? फाइन।
तो इसकी ऐसा यूनिट होती है और ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो एनर्जी की जूल और सेकंड, तो जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम, वॉट। ठीक है, जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट के नाम पर इसकी यूनिट रखी है, जिन्होंने फर्स्ट इंजन बनाया था, स्टीम इंजन। ओके, उनके नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है। फाइन, नेक्स्ट, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। 1 वॉट कितना होता है, तो वही जो अभी बताया था मैंने, तो पावर इक्वल्स टू क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। अगर एनर्जी को भी मैं 1 कर दूं और टाइम को भी 1 कर दूं, यानी 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में, तो पावर कितना आ जाएगा, 1 वॉट। ओके, कि अगर 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, 1 वॉट पावर। ओके, तो उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या, 1 वॉट if a device consume 1 joule energy in 1 second, then its power is said to be 1 watt। ठीक है, is said to be 1 watt। तो मीन्स 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करना है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो जो पावर होगी उसको बोलेंगे हम 1 वॉट। ये ओके, सो दिस इज 1 वॉट। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा इस चैप्टर का कवर हो गया है। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करना है, तो सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करिए। क्या है, पावर से रिलेटेड ही है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या, एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट, यानी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही किस रेट से हो रही है, 840 वॉट। इसका मतलब एवरी सेकेंड 840 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, और हीटिंग क्या है, मैक्सिमम रेट पर है। 360 वॉट एनर्जी कंज्यूम होती है जब हीटिंग हो रही है मिनिमम रेट से। मैक्सिमम रेट से अगर हीटिंग होती है, जैसे हम जब प्रेस करते हैं तो प्रेस पे आपने देखा होगा ना, वो जो रेगुलेटर होता है उसको अगर बढ़ाते हैं तो हीटिंग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मींस वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करने लगेगा आयरन। ओके, तो उससे क्या होगा, ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी। तो यहां पर ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक आयरन है वो 840 वॉट का पावर कंज्यूम करता है, और वो मैक्सिमम रेट होती है, और जब वो 360 वॉट पावर कंज्यूम करता है तो वो मिनिमम रेट होती है। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। हमें निकालना है व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो दो केस दिया है, एक तो मैक्सिमम पावर ड्रॉ हो रहा है या मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और एक मिनिमम हीट प्रोड्यूस कर रहा है या मिनिमम पावर ड्रॉ कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस। तो हम पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस कौन सा, मैक्सिमम हीटिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम हीटिंग के केस में क्या दिया हुआ है आपको, पावर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 840 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, 840 वोल्ट दिया हुआ है, और वोल्टेज दिया हुआ है दोनों ही केस में। बैटरी जो सोर्स से कनेक्टेड है कितने पोटेंशियल पे, 220 वोल्ट पोटेंशियल पे।
220 वोल्ट पोटेंशियल पे हमें निकालना है करंट और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस। तो अब देखिए पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर की डेफिनेशन होती है एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखो यहां पर V और I दिया हुआ, मतलब V दिया हुआ है और I कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एनर्जी का कोई सा फॉर्मूला जिसमें V और I दोनों आते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। वहां पे एक फॉर्मूला क्या है, VI T, कि T टाइम तक अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, ओके, V पोटेंशियल के अक्रॉस, तो फॉर्मूला क्या बनता है, VI T। तो यहाँ पे लगा सकते हैं। हमने यही फॉर्मूला क्यों चूज किया, क्योंकि पोटेंशियल दिया हुआ है और करंट कैलकुलेट करना है, ठीक। तो यहां से टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो क्या बनेगा यहां से, पावर का फॉर्मूला, नया फॉर्मूला VI, ठीक है। ये एक नया फॉर्मूला जिसको हम याद भी रखेंगे। ओके, हमें निकालना क्या है, करंट I, तो क्या होगा P बाय V। P दिया हुआ है 840 और पोटेंशियल दिया हुआ है 220। ओके, इसको सोल्व करो। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 22 का हाफ कितना होगा 11, 84 का हाफ कितना होगा 42। ओके, अब डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। सो 11 3 33, 9 रिमाइंडर, डेसिमल अगर लगाएंगे तो उधर 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा 9 से 90, ये 11 8 88। ओके, 2 रिमाइंडर फिर 20 बनेगा, तो 11 1 11, फाइन। सो 3.81 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा, ठीक है, इतना करंट फ्लो होगा, फाइन। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसी में रेजिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है, इसी में रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो हमें ओम्स लॉ से पता है, बाय ओम्स लॉ क्या पता है कि R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय I, क्योंकि V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाय I। पोटेंशियल दिया हुआ है 220 और करंट अभी निकाल चुके हम, करंट कितना 42 बाय 11, ठीक है, 42 बाय 11, ये तो 11 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 11 बाय 42। इसको सोल्व करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। ओके, 42 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 21, 42 का हाफ, और ये 220 डिवाइड होगा तो कितना होगा 110। तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, मल्टीप्लीकेशन हो, सब तो आपको आता ही है, तो कितना हो जाएगा 1210। 11 का स्क्वायर 121 और ये 0 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 21। अब 21 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 21 5 से कितना होता है 105, 21 5 से कितना होता है 105, कितना रिमाइंडर बचेगा 16। ओके, ये 0 लगाएंगे तो 160। अब 21 6 126, 21 7 147, सो 7 147, कितना रिमाइंडर बचेगा 13। अब तो कोई 0 है नहीं, इसलिए यहां पर डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगा के यहां 0 लगा सकते हैं। तो 21 6 कितना 126। ओके, तो यही तक हम निकाल लेंगे 1 डिजिट तक डेसिमल के बाद। सो रेजिस्टेंस हो जाएगा 57.6 ओम। ओके, तो जब 840 वोल्ट का पावर कंज्यूम हो रहा है, तब करंट कितना फ्लो हो रहा है, जो अभी निकाला हमने, करंट कितना फ्लो हो रहा है जो अभी निकाला, ये 3.81 एम्पियर। ओके, और रेजिस्टेंस कितना है कॉइल का उस समय 57.6 ओम। क्लियर। तो ये मैक्सिमम केस में देखो, यहां पर आपको एक डाउट आया होगा कि हमने यहां पर 42/11 क्यों रखा। ये इसलिए रखा क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट है, ये वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेट है।
ठीक, लेकिन ये एग्जैक्ट है। तो हम जब दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस वैल्यू के हेल्प से, तो वहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यू रखना चाहेंगे, इसलिए यहां पर हमने 42/11 रखा है। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट केस की साइड, कि जब हीटिंग इज मिनिमम, हीटिंग इज मिनिमम, हीटिंग इज मिनिमम। अगर हीटिंग मिनिमम हो रही है, हीटिंग मिनिमम हो रही है, तब पोटेंशियल तो यही है, लेकिन पावर इतना है। ओके, सो 360 वोल्ट पावर है और पोटेंशियल निकालना है। तो पावर वाला फॉर्मूला वापस से वही वी आई, तो आई इक्वल्स टू क्या है, वी बाय पी बाय वी। इस केस में पावर कितना है, 360 वोल्ट, ये हमें पता है, क्वेश्चन से दिया हुआ है। और पोटेंशियल कितना है इस केस में भी, 220 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करो। तो पावर कितना 360, पोटेंशियल कितना 220, यहां पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, ऊपर 36 नीचे 22, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो 2 से इसको करेंगे तो 18, 2 से इसको करेंगे तो 11, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 1 जा 11। ठीक है, कितना बचेगा 7 रिमाइंडर, डेसिमल लगाएंगे इधर, तो ये 70, 11 60 6 जा 66, फिर रिमाइंडर बचेगा 4 40, 11 3 जा 33। ठीक है, सो इतना एम्पियर करंट होगा। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो अगेन बाय ओम्स लो, बाय ओम्स लो, ओम्स लो से क्या होगा, R इक्वल्स टू V बाय आई, V कितना है 220, I कितना है 18/11। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो, 220/18, ये 11 ऊपर चला जाएगा इंटू 11। ओके, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये 9, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 110। ओके, वापस से वही 11 का स्क्वायर 121 और ये 0 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 1 जा 9, 3 रिमाइंडर 31, 9 3 जा 27, 4 रिमाइंडर 40, 9 4 जा 36। ओके, फिर वापस से 4 रिमाइंडर, फिर 40, फिर 4 4 ओम। ओके, इतना रेजिस्टेंस होगा। तो आप देख पा रहे हैं जब ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है तब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, और कम पावर कंज्यूम हो रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज्यादा। क्लियर? क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ठीक है, एक नोट और लिख लेंगे हम यहाँ पे जो आपको काम में आएगा। तो देखिए, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी के जो इतने भी फॉर्मूले हैं उससे पावर के फॉर्मूले बन सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एक वी आई टी जो अभी यूज किया हमने, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, वी आई। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है। एक फॉर्मूला एनर्जी का हमने लिखा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ओके, अगर यहां पे रखेंगे वी स्क्वायर, जैसे यहां पे अगर रखा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और ये डिनोमिनेटर में टी है तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वी स्क्वायर बाय आर बचेगा। ओके, तो यहां पे नया फॉर्मूला मिल जाएगा आपको वी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो यहां से ही हमें पता चला, इसी फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि अगर पावर ज्यादा है, अगर हमारे पास जो डिवाइस है वो पावर ज्यादा कंज्यूम कर रही है, ओके, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। एक और फॉर्मूला हमारा आई स्क्वायर आर टी, जैसे यहां पर आई स्क्वायर आर टी लिखे,
और डिनोमिनेटर में टी, तो टी से टी कट जाएगा तो आई स्क्वायर बाय आर बचेगा, आई स्क्वायर इंटू आर बचेगा, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो कुल मिला के एनर्जी के जो जो फॉर्मूले हैं, एनर्जी के जो जो फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले से टाइम को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पावर के फॉर्मूले, क्योंकि एनर्जी में टाइम से डिवाइड है, तो एनर्जी के जितने भी फॉर्मूले में टाइम आ रहा है वो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारे फॉर्मूले पावर के बन जाएंगे। ठीक है, टाइम को हटा दो, सारे फॉर्मूले पावर के बन जाएंगे। तो इन फॉर्मूले को भी हमें याद रखना है। ओके, सो ये थ्योरेटिकल पोर्शन पावर का और उसका एक न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, 100 जूल ऑफ हीट। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, सारे क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो एनर्जी दे रखी है कितनी, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी बोल रखा है तो हीट लिख देता हूं, H इक्वल्स टू कितना 100 जूल, कितने टाइम ईच सेकेंड, ईच सेकेंड, इसका मतलब टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4 ओम। ये ओके, अगर डायग्राम बना है तो कैसे बनेगा, देखो ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और इससे क्या डेवलप हो रही है, हीट, इससे क्या डेवलप हो रही है, हीट, लाइक दिस, हीट, और कितनी 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ईच सेकेंड मतलब पर सेकेंड। ओके, और पर सेकेंड जो है इसको हम वोट लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम वोट लिख सकते हैं, तो 100 वोट। तो कुल मिला के जो हीट एनर्जी है वो 100 वोट है, यानी 100 जूल पर सेकेंड। क्लियर, तो एक्चुअल में ये जो दिया हुआ है कि हीट एनर्जी पर सेकेंड, वो एक्चुअल में आपको क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। ओके, क्योंकि हीट एनर्जी पर सेकेंड दे रखा है तो वो 100 जूल पर सेकेंड, जो किसके इक्वल है, पावर के। फाइन, तो 100 जूल 1 सेकेंड में अगर दोनों को एक साथ बोलेंगे तो पावर हो जाएगा। फाइन, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि मींस इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जिसमें रजिस्टर कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी निकाल। तो देख लो कौन से फॉर्मूले में सब आते हैं। तो हमें पता है कि H इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी में ये सारे पैरामीटर्स आते हैं, तो हमें V निकालना है। तो V को एक साइड कर लो, वी स्क्वायर, बाकी को दूसरे साइड कर लो, H इंटू आर बाय। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, H की वैल्यू दे रखी है 100, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 और टाइम की वैल्यू 1, तो 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 400। ओके, तो 400 को क्या लिख सकता हूं, 400 को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 20, ये वी स्क्वायर है, इधर रूट आ जाएगा, यहां से v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20 इंटू 20, यहाँ पे पेयर बन रहा है तो एक बाहर, तो v इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो ये होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, सो दैट कि एवरी सेकेंड कितना करंट, कितना हीट डेवलप हो रहा है, 100 जूल पर सेकेंड। अंडरस्टूड, सो दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो कि हम आगे की क्लासों में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, ये सेकेंड लास्ट वीडियो है इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, तो इसको अच्छे से देखना, कोई डाउट हो तो वो लेकर आना, हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड, तो ये चैप्टर लगभग हमारा ओवर होने वाला है। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। ओके, थैंक यू।